हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज में के बारे में, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास भी किया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में जब इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था, तब हमने सिर्फ कवर किया था उसके क्लासिकल वाले एस्पेक्ट्स को, क्लासिकल वाले सारे थ्योरीज को। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और मॉडर्न थ्योरीज को देखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्लासिकल वाले थ्योरीज में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज को देखे थे, उसके एडवांटेजेस को देखे थे, और वो थ्योरीज क्यों अप्लाई होते हैं ये भी देखे थे, कैसे आए थे ये भी देखे थे। वैसे ही ठीक आज हम लोग मॉडर्न थ्योरीज को भी देखेंगे एक एक करके, है ना, कि मॉडर्न थ्योरीज में कौन कौन से वाले थ्योरीज आ रहे हैं, उस थ्योरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, और उस थ्योरीज के जो पॉलिसीज है वो किस पे काम कर रहे हैं, है ना। बेसिकली हर एक थ्योरी किस चीज पे बात कर रहा है हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको सारे निमोनिक्स के साथ अटैच करके कोशिश करेंगे कि क्लास में ही सारे थ्योरीज हमें क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। और आप लोग को अगर क्लास के बीच में भी कोई नोटिंग करनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले करके अपनी नोटिंग जरूर कर ले, ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो अपने रिवीजन में, है ना। तो चलते हैं हमारे आज के क्लास में बिना किसी देर के, है ना। हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह की नोट्स की ज़रूरत हो या फिर एग्जामिनेशन की अपडेट चाहिए हो, तो उसके लिए आप इस टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम वाले चैनल पे आपको हर तरह की अपडेट्स दे दी जाती है और क्लास से रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं, और आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हमारे क्लास पे बात करते हैं, जिस पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज पे। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज किस पे? इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरीज क्या क्या होने वाली है, और उस थ्योरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या होने वाला है ना। तो हमारा मॉडर्न थ्योरीज का जो पहला थ्योरी है वो है नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ध्यान रहे कि हर एक थ्योरी का जो प्रपाउंडर होता है उसके नाम को आप जरूर याद रखेंगे, और वो कब आया था वो याद रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में कई बार होते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके डिस्क्रिप्टिव वाले एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी क्या होता है। नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना है, प्रोडक्ट के क्वालिटी पे भी फोकस करना है। सिर्फ बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर देने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो ये थ्योरी क्या करता है, तीसरे आयाम को जोड़ता है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले थ्योरीज में देखा था ना, पहले वाले थ्योरीज में यहाँ पर देखा था कि लैंड और लेबर हम लोगों को चाहिए, बहुत चाहिए था फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में। हम लोग इस थ्योरी में बात कर रहे थे लैंड और लेबर की, है ना। ये रहा लैंड एंड लेबर, ठीक है, और कैपिटल की। हम लोग इस थ्योरी में बात करेंगे, यहाँ जो फैक्टर्स थे ये लैंड, लेबर और कैपिटल वाले फैक्टर्स थे। यहाँ पर हमारा जो फैक्टर होगा इसमें एक और नया फैक्टर होगा, वो होगा ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। इसमें एक नया फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल का, और वो किस पे बात करता है, वो बात करता है प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। This theory explains that it is not only the abundance, scarcity of a particular factor, but also the quality of that factor of production that influence the pattern of international trade. ठीक है, तो ये थ्योरी किस पे बात करता है, ये थ्योरी बात करता है हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक है, द क्वालिटी इज सो इंपॉर्टेंट दैट दे एनालाइज द ट्रेड थ्योरी इन अ 3 factor framework instead of 2 factor model
कंसिडर बाय हिक्सन एंड नॉहली। तो जो हमारा हिक्सन और नॉहली वाले थ्योरी पे दो फैक्टर्स दिए हुए थे, लैंड और लेबर का, तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन कैपिटल का भी बात करते हैं, और ये किस तरह का फैक्टर होता है, ये 3 फैक्टर वाला थ्योरी हमारा हो जाता है। कौन सा? नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ठीक है, ओके। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा एक कंट्री का सिमिलैरिटी थ्योरी, है ना, कंट्रीज सिमिलैरिटी थ्योरी। ये थ्योरी किस बारे में बात करता है? तो ये थ्योरी बात करता है हमारे कि मतलब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस पे आधारित है कि जब दो अलग अलग कंट्रीज का डिमांड और सप्लाई सिमिलर होता है तो उस दो कंट्री के बीच होने वाला ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि दो अलग अलग कंट्रीज के बीच जहां पर कल्चर सेम होता है, जहां के कंज्यूमर्स लगभग सिमिलर काइंड के होते हैं, तो उन दो कंट्रीज का जो ट्रेड होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग, है ना। ये आया था वैसे 1961 पे, है ना, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी कब आया था? 1961 पे। स्टीफन वी लिंडर इसके डेवलप प्रोपाउंडर थे, तो इसके नाम को भी याद रखिएगा। इस थ्योरी में क्या था वो देखते हैं। एज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, लिंडर्स थ्योरी proposed that consumers in countries that are in the same or similar stage of development would have similar preference। एक ही तरह के कल्चर वाले जो कंट्रीज होते हैं ना, जो डेवलपिंग वाले कंट्रीज है सारे, उनके बीच में जो ट्रेड होता है वो सिमिलर काइंड का होता है, और इस यही रीजन है कि उसके बीच जो होने वाला ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होता है ना। In this firm-based theory, Linder suggested that companies first produce for domestic consumption। पहले तो कोई भी कंट्री क्या करता है, खुद के डोमेस्टिक कंट्री के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ना। और फिर क्या होता है कि क्योंकि हमारा कल्चर सेम होता है, हमारा नीड सेम होता है, रिक्वायरमेंट सेम होता है, तो वो फिर दूसरे कंट्री के साथ भी आसानी से ट्रेड हो जाता है। When they explore exporting the companies from find the market that looks similar to their domestic one in terms of consumer preference offer the most potential for success। और यही क्या है हमारे सक्सेस का राज। ठीक है, तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरीज में क्या याद रखने वाली बात है? बात रखने वाली बात यह है कि जब दो कंट्री सिमिलर टाइप ऑफ नेचर होते हैं तो उनके बीच का जो ट्रेड होता है वो भी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। यहां से एक बार देखिएगा। दिस थ्योरी इज ऑफ्टन मोस्ट useful in understanding trade in goods where brand name and product reputation are important factor in the buyer decision making and purchasing process। तो इस कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी कंपनी का जो फैक्टर होता है उसके ब्रांड का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उसके फॉरेन ट्रेड में, है ना, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो ये है हमारा कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। इसके आगे है हमारा जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का क्या कंसेप्ट है? इस थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं ना, कैसे होता है हमारा ग्राफ आता है ना, ऐसे करके ऐसे होता है, इंट्रोडक्शन मैच्योरिटी, फिर इंट्रोडक्शन ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर हम लोग क्या होता है डिक्लाइन वाले फेज में आ जाते हैं। लेकिन वो क्या कहां पर होता है? वो किसी एक इकोनॉमिक कंडीशन पे होता है। तो जो डिक्लाइन वाला फेज हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो क्या वो हर जगह पे डिक्लाइनिंग होगा? नहीं, ये वो हर जगह पे डिक्लाइनिंग नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है कि जो चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हुई, ग्रोथ हुई, उसकी मैच्योरिटी तक वो पहुंचा, और फिर जब वो डिक्लाइन करने लग गया, तो अगर हम लोग उसको किसी दूसरे कंट्री पर लेकर के चले जाएं, दूसरे कंट्री में जाकर के क्या करें, उसका फिर से इंट्रोडक्शन, फिर से उसको इंट्रोड्यूस करें नए तरीके से, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो उसी साइकिल पे वापस स्टार्ट होगा और फिर से आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को क्या है। सबसे पहला तो ये नाम याद रखिएगा, रेमंड वर्नून ने इस थ्योरी को दिया था। कौन सी थ्योरी को? इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, है ना। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, इन्होंने डेवलप किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, और कब किया था? 1960 में किया था। The theory originating in the field of marketing stated that a product life cycle has 3 distinct stages। 3 स्टेज होता है, कौन कौन सा? न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिटिंग प्रोडक्ट, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट।
द थ्योरी assumed that production of the new product will occur completely in the home country of its innovation. किसी भी कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री में क्या हो रहा है, जब भी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उस कंट्री पे क्या हो रहा है, वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मैच्योरिटी तक जा रहा है, फिर डिक्लाइन कर जा रहा है. लेकिन जैसे ही हम लोग उसको फिर दूसरे कंट्री पर लेकर के चले जाते हैं तो वो डिक्लाइनिंग वाली फेज से वो वापस से इंट्रोडक्शन वाले फेज पे आ जाता है ना, वो वापस से इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर से वो साइकिल क्या होता है, हर बार चलता रहता है. इन द 1960s this was a useful theory to explain the manufacturing success of the United States. और ये यूनाइटेड स्टेट का बहुत ही क्या हुआ, सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम आया. ठीक है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ये सक्सेस का राज बना कि जब भी क्या होता था वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता था, वो जब डिक्लाइन आने लग जाता था तब वो फिर दूसरे कंट्री में उसको सेम लॉन्च कर देता था. तो फिर वो क्या होता था, फिर से वो शुरुआत से मैच्योरिटी तक वापस चला जाता था, है ना. तो मतलब इस थ्योरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई प्रोडक्ट एक जगह पे प्रोड्यूस होता है और मैच्योरिटी तक जाने के बाद जब डिक्लाइन में आने लग जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर से दूसरे कंट्री में जाकर के लॉन्च कर देंगे, है ना. ओके, इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला थ्योरी जो है वो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी. ये थ्योरी बात करता है एमएनसीज जितने भी कंपनीज हैं, है ना, अलग अलग एमएनसीज हैं, हर कंट्री में अलग अलग कंपनीज हैं जो दूसरे दूसरे कंट्री के कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं. तो वो उस कंपनी के रेलेवेंस बात करता है ना. क्या बात करता है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है, जो राइवल कंपनीज हैं उसके बारे में बात कर रहा है ना. emerged in 1980 and was based on the work of economists Paul Krugman and Kevin Lansford. ये दोनों लोगों ने इस थ्योरी को क्या किया था, लॉन्च किया था. और ये इस पे क्या बात कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे एमएनसी के बारे में. ये जो पूरा फोकस था किस पे था, एमएनसी के ऊपर फोकस था, क्योंकि एमएनसी जो है वो राइवल होता है डोमेस्टिक कंपनी का, है ना. कोई भी एमएनसी कंपनी जो हमारे कंट्री में आकर के काम कर रही है वो किसके राइवल काम कर रही है, वो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के अगेंस्ट काम कर रही है. और इसी पे ये थ्योरी पूरा बेस्ड है. इसमें फर्म क्या करता है, फर्म विल एनकाउंटर करता है ग्लोबल कंपटीशन को, है ना, इन देयर इंडस्ट्री एंड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर दे मस्ट डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और उसके कंपटीशन में आने के लिए क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी का भी प्रोडक्ट उसके कंपटीशन में आने से एनहांस हो जाता है ना. तो ग्लोबल कंपटीशन क्या है, अच्छा है या बुरा, तो इस मामले में तो बढ़िया है कि हमारा क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वाला जो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी क्या था, लो था, तो वो इंटरनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में आने के बाद क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है. तो इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, है ना. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं. और हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे थ्योरी के तरफ. हमारा जो दूसरा थ्योरी है वो है पॉटर का नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, है ना. नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहता है उसको देखते हैं जरा. इन द कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, हमेशा क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम ये थ्योरी क्या हो रहा है, अपग्रेड होता चला जा रहा है हमारे नीड एंड वांट्स के बदलने के साथ साथ. तो माइकल पॉटर क्या कहते हैं, ये एक और थ्योरी देते हैं नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, और उसमें कहते हैं पॉटर थ्योरी stated that nation competitiveness is an industry demand on the capacity of the industry to innovate and upgrade. क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं और अपग्रेड करते हैं किसको, अपने इंडस्ट्री को भी, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी. His theory focus on explaining why some nations are more competitive in certain industry. To explain his theory, Porter identified 4 determinants that he लिंक टुगेदर. 4 डिटरमिनेंट्स को वो एक साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और इसको बताने की कोशिश करते हैं. वो क्या क्या है, द 4 डिटरमिनेंट्स क्या क्या है, लोकल मार्केट रिसोर्स की, लोकल मार्केट में रिसोर्स क्या क्या है, उसके कैपेबिलिटीज क्या क्या है ना. लोकल मार्केट में डिमांड और कंडीशन क्या है, समझे. तीसरा है लोकल सप्लायर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज. और चौथा है हमारा लोकल फर्म का कैरेक्टरिस्टिक. तो ये चारों क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और सारे क्या कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं
और ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो किस चीज के लिए, वो अपने ही नेशन में, अपने ही मार्केट में सारे फर्म्स के बीच होने वाला एक कंपटीशन है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हर एक चीज एक दूसरे के साथ लिंक करके खुद को डेवलप कर रहा है ना, हमारा जो डोमेस्टिक वाला इंडस्ट्री है वो खुद को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारा वो है न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ये कौन दिए हैं, पॉल क्रूगमैन ने दिए हैं, कब दिए हैं, 1980 में दिए थे। और इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें एक्सप्लेन किया है वो ट्रेड पैटर्न्स को, है ना, जब मार्केट नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव और व्हेन द इकोनॉमी ऑफ स्केल आर अचीव बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हमारा जो मार्केट का पैटर्न जो है वो परफेक्ट नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, और क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है अचीव्ड है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। डिक्रीज इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन टर्म एज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। देखिए इस थ्योरी में बेसिकली ना बात इस पे हो रहा है कि जब भी कोई डोमेस्टिक कंट्री जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसका कंजम्पशन को अगर वो बढ़ा दे, है ना, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उस प्रोडक्ट को लेकर के चले जाए, तो क्या होगा, उसके प्रोडक्शन पे उसके यूनिट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आने लगेंगे। कैसे होगा ये होगा ऐसे कि अगर हम लोग उसको सिर्फ अपने कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए बना रहे होंगे तो हम लोग एक स्पेसिफिक लिमिट में उसका प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट कंजम्पशन को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के चले जाएं तो हमारा मार्केट एरिया क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा तो हम लोग को ज्यादा प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, है ना, और ज्यादा प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और इससे होगा क्या इफेक्ट, इससे इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो हो जाएगा कम, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने से हम लोग को क्या फायदा हो रहा है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, अबंडेंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है वो हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो इसका पूरा मेन कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बेस्ड है ना, कि हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको हम लोग कम कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी के चीजों को आप थोड़ा ये नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक ये वाला थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है वो गॉटफ्रेड ने दिया था, ठीक है, न्यू लाइफ साइकिल के जैसा ही ये उसी पे बेस्ड है ना, टू द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इन 1933। इस थ्योरी पे क्या बात हो रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रहा है, तो ये थ्योरी क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनालाइजिंग इन द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव और अदर अपॉर्चुनिटी विच हैव टू बी फॉर वन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। ट्रेड इज बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर कंट्री के पास अपना जो रिसोर्स है वो अलग है, ठीक है, हर कंट्री के पास जो अपना रिसोर्स है वो क्या है, अलग है। हर कंट्री के पास जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है वो भी क्या होगा, वो भी अलग होगा। किसी कंट्री पे हम लोगों को कोई रॉ मटेरियल क्या होगा, कम में मिलेगा, तो वही रॉ मटेरियल हम लोग को दूसरे कंट्री में क्या होगा, ज्यादा में मिलेगा। तो हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि किस तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहां पर करना है ना, जिससे हम लोग को उसके कॉस्ट में ये छूट मिल सके, हम लोग उस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, है ना। उसी यूटिलाइजेशन को कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू उठा रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि हम लोग को किस कंट्री पे कौन सा रिसोर्स जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है और कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जा रहा है, उसका हम लोग फायदा उठाते हुए क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड पे जम के फायदा उठे, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक की बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। आप लोग को
एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जा रहा है, इस पे आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं ताकि आपको अभी वाले एग्जामिनेशन के साथ साथ अगले आने वाले डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में भी इसका यूटिलाइजेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक बात करने वाले हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक को लेकर के आएंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, है ना।